हेलो हेलो। हेलो जी। हेलो जी। अभी दो आने बाकी हैं इधर और दो इधर, बाकी सब है। तेरा तनीष किधर है आज? वो शुरू से ही तेरा? कब से क्या हो गया? हम सारे गुंडे बदमाश एक साथ ही तो हो। जय श्री कृष्ण वंस अगेन। चलो जी, जय श्री कृष्ण। शुरू करें क्या? शुरू कर ही दें क्या? ओके। हम बात कर रहे थे प्रीवियस सेशन में टैरिफ्स के बारे में। और टैरिफ्स क्या थी? टैरिफ्स थी मेजर्स। कौन सी मेजर्स हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। वेरी गुड। इंटरनेशनल ट्रेड अपन चैप्टर अपन लोग ने स्टार्ट किया था। तुम नहीं हो ना शुरू से? ये जिनमें तुम नहीं हो ना इस चैप्टर में शुरू से? कल थे? ओके। तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि यार इंटरनेशनल ट्रेड में अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं। तो अभी अपन किस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं? इंपोर्ट पे। इंपोर्ट पे कंसंट्रेट क्यों कर रहे थे कि यार इंपोर्ट अगर बहुत ज़्यादा होने लग गया तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी बची रहे और माल का इंपोर्ट भी होता रहे, तो उसको संभालने के लिए कुछ टैरिफ्स इंट्रोड्यूस किए, कुछ मेजर्स हैं। तो मेजर्स के अंदर सबसे पहला मेजर, मेजर मतलब उपचार कह लो आप अभी। तो पहला मेजर क्या था? आपका टैरिफ था। और टैरिफ अपन ने 10-12 तरह के देखे थे। यस। तो टैरिफ के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो मुंह में पेन नहीं लेना है। टैरिफ के अंदर अगर टैरिफ के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो अपने को क्या करना है? अपन ने उस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल लेना है। अपन ने क्या कर लेना है? उस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल लेना है। ठीक है? ये लो, लो लो, लो। चलो। तो टैरिफ, इसमें ज्यादा स्वाद है। भाई पेन ज्यादा अच्छा कि लॉली? चलो। तो टैरिफ्स, टैरिफ्स का मतलब क्या था? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी किस पर लगती है? इंपोर्ट पर लगती है। किस पर लगती है? इंपोर्ट पर लगती है। कैसा है तू? ये तुम वही हो ना? हाँ। ओके। तो इंपोर्ट पर तमाम तरह की ड्यूटीज हमने देखी थी। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी हैं थोड़ा सा ध्यान रख लेना। पहली वाली इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक। दूसरी वाली इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्या नाम लिया था हमने? एड वैलोरम। तीसरी इंपॉर्टेंट है आपकी एस्केलेटेड। तीसरी इंपॉर्टेंट है एस्केलेटेड। चौथी इंपॉर्टेंट है आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटीज। पांचवी इंपॉर्टेंट है सीवीडी काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। इसका मतलब ये नहीं बाकी नहीं देखना है, लेकिन वो एट द एंड लास्ट मोमेंट पे जो देखकर जाते हैं ना, तो फिर इनको एक बार नजर मार कर जाना। अच्छा, कोई बताएगा सीवीडी क्या होता है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होता है? वेरी गुड। जितना वो प्राइस कम करते हैं उतना हम टैक्स लगा देते हैं। यानी कि जितना उधर की गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, उनकी सब्सिडीज के इक्विवेलेंट हम लोग टैक्स बना के दे देते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी प्राइस वहां पर बराबर हो जाती है और हम अपने जो है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको बचा लेते हैं। सीवीडी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है? एंटी डंपिंग में पहले डंपिंग समझना है। डंपिंग का मतलब है कि कॉस्ट से भी कम में वो माल फेंक देते हैं हमारे यहाँ पर। तो हम उस डंप को एंटी डंप यानी कि उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए उसके इक्विवेलेंट उस या उससे भी ज्यादा कह सकते हो ड्यूटी लगा देते हैं। एक प्रोहिबिटिव
प्रोहिबिटिव टैरिफ क्या था? कुछ ऐसे माल हैं जो हमारा देश चाहता है देश में लाने की, कोई जरूरत नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो उस पे बहुत ऊंची 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 दरों से कर लगा देती, बहुत ऊंची, बहुत हायर रेट ऑफ ड्यूटी वहां पे लगा दी जाती है। जैसे कि उदाहरण में हमने बात किया था कि जो फॉरेन की सिगरेट्स होती हैं, महंगी महंगी सिगरेट्स है, अल्कोहल है, फॉरेन की विदेशी शराब है, ठीक है, और तीसरा आपका एक लग्जरी कार में फिर अपन ने भगवान के रथ की भी बात की थी। किसका बर्थडे है? भगवान का बर्थडे है आज, सचिन तेंदुलकर का। अरे वाह, क्या दूं? लॉलीपॉप चाहिए तुझे भी? दूं तुझे लॉलीपॉप? इतना बड़ा हो गया, लॉली चाहिए तुझे? वाह। चलो चलो। अच्छा, ये टैरिफ के इफेक्ट्स क्या होंगे? तो ये इफेक्ट्स वही होंगे जो पूरे टैरिफ के दौरान हमने डिस्कस किया, तो इसके ऊपर अलग से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे ही आपको एक गो थ्रू करके बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया है कि टैरिफ के क्या इफेक्ट होंगे। पहला इफेक्ट ये होगा कि टैरिफ क्या करेगा कि इंपोर्ट के वॉल्यूम को कम कर देगा, इंपोर्ट के वॉल्यूम को कम कर देगा, तो फिर यहाँ पर इंपोर्ट के इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू भी बनी रहेगी और हमारे डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको नुकसान नहीं होगा। ये बात हमने हर टैरिफ पे डिस्कस किया। सेकंड इफेक्ट यहाँ पे बोला है क्या कि कंज्यूमर सरप्लस होगा। कंज्यूमर सरप्लस कैसे होगा? जैसे कंज्यूमर सरप्लस क्या, जैसे मान लो आपने अगर इंपोर्टेड गुड्स की टैरिफ आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा लगा दिया, तो फॉरेन गुड्स महंगा हो जाएगा। फॉरेन गुड्स महंगा हो जाएगा तो आप क्या करोगे? डोमेस्टिक गुड्स खरीदोगे। डोमेस्टिक गुड्स, अच्छा फॉरेन गुड्स महंगा होगा। मान लो कोई फॉरेन का प्रोजेक्टर है या फॉरेन का मोबाइल है या फॉरेन की बाइक है, वो बाइक अगर मान लो 1.5 लाख रुपए की आती है और अपने यहाँ पे बेच रहे हैं बाइक 50,000 रुपए में, तो अपने वाले भी क्या करेंगे? 50,000 की जगह 90,000 प्राइस कर देंगे, क्योंकि क्योंकि जब फॉरेन की बाइक की रेट इतनी है, अभी आप प्रैक्टिकली सोचो, रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं, रेडीमेड गारमेंट्स की रेट्स ऐसे ही तो बढ़ी हैं कि जो इंपोर्टेड गुड्स हैं, इंपोर्टेड गुड्स 1,500 रुपए से नीचे कोई शर्ट नहीं आती, तो ये लोग भी 800 1000 तक पहुंच गए, वरना 300 400 से ज्यादा की कीमत नहीं थी इनकी शर्ट्स की। तो इससे क्या हो रहा है कि अपने जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी सरप्लस हो रहा है, यानी कि उनका भी प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ये भी बेनिफिट होता है टैरिफ का, ठीक है। प्राइस इंक्रीज ऑफ देयर इंडस्ट्री को हो गया, ठीक। घूम फिर के वही सारे एडवांटेजेस हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया, एक बार गो थ्रू कर लेना। जितना डिस्कशन किया वो सारा डिस्कशन इसमें बेनिफिट्स में 4 5 पॉइंट्स आपको दे के रखे हैं, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू। अच्छा, कितने लोग ने जाके, मैंने पेज नंबर बताए थे, जाके खुल के देखा एक बार? पढ़ा कितने लोगों ने वहां से? समझ में कितने लोग को आया? आसान कितना लगा? एग्जाम में आएगा तो नंबर कितने लोग पा जाएंगे इसमें? पा जाओगे? चलो ठीक है। अब बात आती है नॉन टैरिफ मेजर्स। नॉन टैरिफ मेजर्स का मतलब क्या है कि इंपोर्ट को एडजस्ट करने के लिए, जैसे इंपोर्ट्स को एडजस्ट करने के लिए अपन ने टैरिफ बढ़ा दी थी, यस। अब इंपोर्ट को एडजस्ट करने के लिए टैरिफ के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रही, कोई और तरीका देखते हैं। तो कोई और तरीका क्या है? तो ऐसे करके एक फोटो बना लेते हैं, एक फोटो बना लेते हैं, नॉन टैरिफ मेजर्स। अरे राम जी, वाह वाह राम जी, वाह वाह राम जी। चलो लिखो नॉन टैरिफ मेजर्स, नॉन टैरिफ मेजर्स। नॉन टैरिफ मेजर्स में दो पार्ट कर दो, एक है नॉन टेक्निकल मेजर्स, एक टेक्निकल मेजर्स। तो पहले टेक्निकल मेजर्स। टेक्निकल मेजर्स के अंदर दो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, एक एसपीएस मेजर, एसपीएस मेजर। एसपीएस का फुल फॉर्म लिख लो, कठिन सा है, कुछ गंदा सा है, बट लिख लो, सैनिटरी एंड सैनिटरी एंड
फाइटो सैनिटरी measures. Second, technical barriers to trade, TBT measures. Technical TB, अरे यार TBT technical barrier to trade. ये हो गए आपके टेक्निकल मेजर्स, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट नॉन टेक्निकल। अब नॉन टेक्निकल को नीचे उतार देते हैं, वहां जगह नहीं है। सेकंड नॉन टेक्निकल बैरियर, नॉन टेक्निकल मेजर्स। नॉन टेक्निकल मेजर्स के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है, तो एक एक करके लिखते जाते हैं। नंबर 1, फर्स्ट इज इंपोर्ट कोटास। इंपोर्ट कोटास, अब मुझे एक बात बताओ, क्या इंपोर्ट कोटा के ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं कर चुके हैं? ये सुनो, तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि एक कोटा डिसाइड कर देते हैं, एक कोटा तक आपको ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, बहुत कम ड्यूटी लगेगी, और उसके बाद माल मंगाते हो तो हायर रेट से आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन सोचो, किसी प्रोडक्ट को या किसी इंडस्ट्री को हम बचाना चाहते हैं। हम क्या है, भारत देश है, हम किसी इंडस्ट्री को बचाना चाहते हैं, तो हमने ये टैरिफ कोटा लगा दिया। टैरिफ कोटा लगा दिया तो मान लो मान लो कि मछली के ऊपर हमने कोटा लगाया कि 1000 टन से ज्यादा मछली इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। 1000 टन से ज्यादा मछली जो है आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। 1000 टन तक अगर बात करें कि 1000 टन तक करोगे तो आपको 1 रुपया भी ड्यूटी नहीं लगेगा इंपोर्ट करने पे। 1000 टन से ज्यादा करोगे तो आपको 10% लगेगा 5000 तक। अगर 5000 टन से ज्यादा करोगे तो 25% लगेगा। अगर 20,000 टन से ज्यादा करोगे तो 50% लगेगा। लेकिन क्या इससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बच पाएगी? जिसके पास पैसा है वो तो मंगाएगा, जिसके पास पैसा है वो तो क्या करेगा, मंगाएगा। बड़ा उद्योगपति कोई चक्कर नहीं, ड्यूटी लग रही है ड्यूटी देंगे, इधर से पैसे वसूल करेंगे। तो यहां की इंडस्ट्री को अगर वो खाने के लिए बैठ गया है तो वो खा के ही दम लेगा। तो क्या ये टैरिफ कोटा उसको बचा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं बचा पाएगा। तो यहां पर बोला कि यार टैरिफ के रास्ते से नहीं, आप दूसरे रास्ते से बचाने की कोशिश करो। तो दूसरा रास्ता क्या बोला? टैरिफ हटाओ, इंपोर्ट पर कोटा ही लगा दो कि 1000 टन फिश आपने इंपोर्ट करी है, इससे ज्यादा आप कर ही नहीं सकते, प्रोहिबिशन ही लगा दिया। तब तो आप बचा पाओगे अपनी इंडस्ट्री को। बात समझ में आ रही है भाई? देखो, अगर आप टैरिफ की बात करें, ऐसा होता है ना, बिजली का भी तो होता है ऐसा ही। बिजली में कुछ यूनिट अपने को फ्री रहती है, यहां पर भी होता है क्या ऐसा? यहां पर भी होता है कि डायरेक्ट पैसे चालू हो जाते हैं? अच्छा, हमारे राजस्थान में तो ऐसा है कि पहली 100 यूनिट तक आपको फ्री है, उसके बाद दिल्ली में शायद 200 यूनिट है, पंजाब में 300 यूनिट, ऐसे हर जगह अलग अलग है। तो वहां पर जैसे 100 यूनिट तक बिजली फ्री है, और उसके बाद जितनी यूनिट आप यूज करोगे, कंज्यूम करोगे, उसके हिसाब से आपका बिलिंग हो जाएगी। तो अगर हमारे पास पैसा है तो हम यहाँ 4-4, 6-6 एसी लगा रखे हैं हमने। हर घर में एसी है, हर कमरे में एसी है, सॉरी, हर कमरे में एसी है। मान लो 3 घर है तो तीनों घरों में एसी है, तो हर हर घर में 4 कमरे हैं तो 4×12 एसी चल रहे हैं। कि यार बिजली का बिल 100 यूनिट के ऊपर जाते ही, अरे तो देंगे ना पैसा, क्या इससे हम बिजली बचा पा रहे हैं? नहीं। लेकिन अगर सरकार ये बोल दे मिलेगी ही 100 यूनिट, सारे एसी निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या?
यस तो ये यहां पर ये है कि अभी टैरिफ मेजर नहीं है। टैरिफ मेजर क्या था कि ड्यूटियां लगा लगा के जिसको डरा सकते हो डरा लो, लेकिन अगर फिर भी नहीं डर रहा है तो फिर थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज लेकर चलनी होगी। स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट, तो वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी में पहला पॉइंट क्या आता है आपका, इंपोर्ट कोटा। इंपोर्ट कोटा, और इंपोर्ट कोटा के अंदर एब्सोल्यूट कोटा लगा दिया जाता है। एब्सोल्यूट कोटा का मतलब प्योर रिस्ट्रिक्शन ऑन, मैं लिख देता हूं थोड़ा, आपको चाहिए तो साथ साथ लिख लो, मैं बना के लाया हूं आज ताकि ज्यादा नहीं लिखना पड़े, कल तो पूरा पूरा लिखवा रहे थे आप। लिखो भाई, इंपोर्ट कोटा के अंदर अपन दो बातें देखते हैं। पहला देखते हैं टैरिफ रेट, TARIF रेट कोटा, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा आपका होता है जी एब्सोल्यूट कोटा। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कोटा। आपको पता है एब्सोल्यूट नाम का एक ब्रांड भी होता है, सुना है आपने? बहुत महंगा होता है, मतलब शर्ट्स का, किसी का कहीं तो सुना है मैंने, कहीं तो है ये, हाँ कहीं तो सुना है। तो एब्सोल्यूट कोटा, इसमें क्या होता है जी, प्योर रिस्ट्रिक्शन होता है। प्योर रिस्ट्रिक्शन ऑन कोटा। फोन गिरा? क्या गिरा? चूहा? नीचे नहीं गिरा, अपने आप गिरा वो। अब ऐसे गिरा हुआ था पहले से, मैं नहीं गिराया हूं। प्योर रिस्ट्रिक्शन ऑन कोटा, उठा रहा हूं, अभी उठा रहा हूं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल, फिश इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड, restricted to 1000 tons from different countries together, different countries together। जैसे कंट्री ए से 600 टन ले लो, कंट्री बी से 400 टन ले लो। पीछे का कहीं दिख रहा है आपको? थाई नहीं था, अरे नहीं, इसमें देखो छह, मतलब कहाँ है इसका वो, डायरेक्ट था ये। चल तो रहा है, देखो नहीं था। देखो फिश, हेलो, हाँ देखो, प्योर एब्सोल्यूट कोटा के अंदर क्या हो रहा है भाई कि प्योर रिस्ट्रिक्शन ऑन कोटा, प्योर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। प्योर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि भाई आपको मछली इंपोर्ट करनी है, करो, 1000 टन से ज्यादा नहीं कर सकते, और किस देश से कितनी कर सकते हो ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। ताकि मान लो कि भाई किसी से, बहुत सारी कंट्रीज हैं, किसी कंट्री से हम नहीं चाहते कि उसे फायदा पहुंचाना, किसी कंट्री को हम चाहते हैं फायदा पहुंचाना, हम क्या है, भारत देश है, तो हमारी मित्र कंट्रीज के नाम अपन लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसमें भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि किस कंट्री से कितना। लेकिन किसी कंट्री में मान लो क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है, तो आपको ऑप्शन तो सारे दिए जाते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि इससे इतना, इससे इतना, इससे इतना, इससे इतना, इससे ज्यादा आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, अच्छा, इससे गवर्नमेंट को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है क्या? नुकसान, नुकसान ही हो रहा है एक तरह से। भाई गवर्नमेंट को कोई ड्यूटी मिल रही है क्या? अगर गवर्नमेंट क्या करती कि ये इस पर चलती, तो गवर्नमेंट को क्या होता, टैरिफ मिलता, ड्यूटी मिलता। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट, लिख लो,
Here the government is not an advantage. Here the government is not an advantage, but the person holding license is in advantage. भाई जिस बंदे के पास इंपोर्ट का लाइसेंस है उसको बस फायदा हो रहा है, यहाँ पे सरकार को किसी तरह का कोई फायदा नहीं हो रहा है। इंपोर्टर क्या करेगा यहाँ पर? बाय कितने में कर रहा है? सस्ते में कर रहा है। और सेल कितने में करेगा? हायर रेट में करेगा। भाई ड्यूटी लगी नहीं रही है तो किधर से भी माल मंगाता है तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा देता है, तो यहां भी वही दे रहा है, जहाज का भाड़ा दे रहा है। और क्या दे रहा है? कुछ नहीं। सरकार को ड्यूटी देनी पड़ती तो बोलता ना कि यार विदेश से आया, इंपोर्ट ड्यूटी लगी है, महंगा हो गया। अरे काय का महंगा? लेकिन बाजार में क्या बोल के बेच रहा है कि विदेश की मछली है, विदेशी माल है, तो विदेशी माल की रेट वैसे ही। और यहां पर जो ये प्रॉफिट अर्न करता है, इस प्रॉफिट को रेंट बोला जाता है। इस प्रॉफिट को रेंट बोला जाता है। प्रोड्यूसर्स का सरप्लस है। हाँ, ज्यादा प्रोड्यूसर्स पैदा होंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। भाई विदेशी माल एक लिमिट तक आ रहा है, तो वो लिमिट तक तो वो बिकेगा। इसके बाद तो अपने जो इंडियन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उन्हीं का माल ज्यादा बिकेगा। अब उनका माल बिकेगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, नए नए सप्लायर आएंगे कि यार इस धंधे में तो अच्छा बेनिफिट है, इस धंधे में अच्छा बेनिफिट है, तो नए नए सप्लायर पैदा होंगे, नए नए सप्लायर पैदा होंगे तो नई नई इंडस्ट्री डलेगी, नई इंडस्ट्री डलेगी तो नया रोजगार के साधन मिलेंगे, रोजगार मिलेगा तो जीडीपी अपनी छाल मार के बढ़ जाएगी एकदम ऊपर। अभी आपको पता है कि शायद हो सकता है मेरे आंकड़े गलत हों, मैंने कहीं देखा सुना पढ़ा था कि 25 से 30 लाख गवर्नमेंट जॉब मतलब वैकेंसीज हैं किसमें? इंडियन रेलवे में। इंडियन रेलवे में इतनी जॉब्स की वैकेंसी, अब सोचो इतने लोगों को नौकरी मिल जाए तो न 30 लाख किसको बोलते हैं यार? हर साल 3 से 4 लाख इंजीनियर पैदा होते हैं। पैदा होते हैं मतलब अपना ग्रेजुएशन करते हैं, इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं हर साल, और 1 लाख को भी नौकरी नहीं मिलती, मालूम आपको? और इतनी सारी नौकरियां खड़ी हैं। अभी अभी शायद उसकी इन्होंने वो निकाली है भर्ती, वो जो होता है 4 साल वाला, क्या, अग्निवीर। अग्निवीर की भर्तियां अभी शायद चल रही है, क्योंकि एक बच्चा आया था अभी कल परसों हमारे फ्लैट पे रुका था, तो हम पूछे उससे क्या कर रहे हो, तो बोलता अग्निवीर की तैयारी है। मैंने कहा 4 साल? कहता बढ़िया तो है सर, 4 साल तो मिले। अब तो लोग ये सोचने लगे हैं कि यार जीवन की बात में देखेंगे, जितना मिलता है उतना तो ले लो। लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं बच्चे लोग कि 4 साल के बाद आप हो जाओगे 22 के हो तो 26 के हो जाओगे, 21 के हो 25 के हो जाओगे। और ये पढ़ने का भी समय है, ये एक एक समय के बाद पढ़ाई की इच्छा भी नहीं करती है, तो वहां आने। बट ठीक है, बेचारा मरता क्या ना करता, रोटी पानी को इतने वांदे हैं देश में, तो जो मिले वो कर रहे हैं। तो इसलिए अग्निवीर मतलब जान भी हथेली पे रखेंगे, शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। मालूम है क्या आपको? शहीद का दर्जे का मतलब क्या है? सैल्यूट। शहीद के दर्जे का क्या मतलब होता है? सैल्यूट। शहीद के दर्जे का मतलब होता है बेनिफिट्स। सैल्यूट के पीछे कोई पागल नहीं है। अगर आप न्यूज देखते हो ना कि यार ये मर जाएगा तो इसे तो शहीद का दर्जा भी नहीं दे रहे हैं, तो अपने को लगता है यार शहीद का दर्जा लेके क्या करेगा यार, देश के लिए मर तो रहा। लेकिन अपने को लगता है नहीं यार देश के लिए मर रहा है, शहीद का दर्जा, इसको शहीद तो बोलना चाहिए। अरे शहीद बोलने से उसका घर चलेगा क्या? नहीं। एक शहीद को, जो फौजी शहीद होता है, तो उसके घर के किसी बंदे को नौकरी मिलती है,
उसको एक लमसम पैसा मिलता है, अच्छा खासा पैसा दिया जाता है उसके घर वालों को ताकि उनका जीवन चले। और अगर अग्निवीर मर गया तो उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, मतलब कोई बेनिफिट नहीं है पीछे, मर गया तो मर गया। बात समझ रहे हो? तो शहीद के दर्जे का मतलब ये होता है। तो आप दर्जे को सिर्फ सैल्यूट से मत लेकर चलो। चलो, तो ये होता है जी आपका पहला वाला इंपोर्ट, इंपोर्ट कोटास। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड लिखो, प्राइस कंट्रोल मेजर्स, प्राइस कंट्रोल मेजर्स। इसमें लिख लो, इसे पैरा टैरिफ भी बोलते हैं, पैरा टैरिफ मेजर। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट प्राइस को बढ़ा देगी, द प्राइजेस, हाइक द प्राइजेस टू मेक इंपोर्ट एक्सपेंसिव। गवर्नमेंट क्या करेगी? प्राइसेस को बढ़ा देगी ताकि इंपोर्ट जो है आपको महंगा लगने लगे। इंपोर्ट महंगा ऐसे, इससे कैसे इंपोर्ट आपको महंगा लगने लगेगा? एडिशनल टैक्सेस एंड चार्जेस। देखो, आप कोई भी माल क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तो यहां पर क्या है कि इन्होंने एडिशनल एडिशनल टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी। एडिशनल टैक्सेस मतलब जैसे यहां पर सल्फर का एग्जांपल दिया है कि सल्फर को जब भी अपन क्या है कि देश में बुलाते हैं, तो अब सल्फर को बुलाएंगे तो उन्होंने प्राइस फिक्स कर रखी कि यार इस प्राइस से कम पर इंपोर्ट का मतलब ही नहीं है। बराबर है। तो अगर मान लो आप सस्ते में भी लेकर आ रहे हो तो बीच का फिलर क्या करेंगे, आपसे एडिशनल टैक्सेस भरवा लेंगे ताकि क्या है कि यहाँ की इंडस्ट्रीज को उसका नुकसान ना पहुंचे। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो आप 10 रुपए में इंपोर्ट, आप कह रहे हो कि यार 10 रुपए में तो वहीं से आ रहा है, 10 रुपए में वहीं से आ रहा है, उससे मतलब नहीं है, आपको इंपोर्ट प्राइस लगेगी 15 रुपए। अरे सर 10 में आ रहा है, कोई चक्कर नहीं, 5 रुपए टैक्स भरो। वो प्राइस फिक्स कर देते हैं ताकि वो फिक्स प्राइस से अपने देश में इंपोर्ट होगा ना, तो वहां से हमारे डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स है उन पे कंपटीशन जैसी चीज पैदा नहीं होगी। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट इज नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंस एंड, नंबर 3 क्या है? नॉन ऑटोमेटिक, नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंस एंड प्रोहिबिशन। नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिशन का मतलब सीधी सी बात है यार कि लाइसेंसिंग जो होती है वो दो तरह से होती है, एक ऑटोमेटिक होती है, एक नॉन ऑटोमेटिक होती है। ऑटोमेटिक का मतलब जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस है कि आप, एक मिनट, क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? तो ड्राइविंग लाइसेंस जब आपने बनवाया होगा तो जिस तारीख को बनाया है और जिस तारीख को एक्सपायरी है वो भी डेट उस पर लिखी होती है। एक्सपायरी का मतलब क्या है कि यार इस दिन तुम्हारा जो लाइसेंस है कैंसिल हो जाएगा, अब आप इसको रिन्यू कराओ या नया बनवाओ। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑटोमेटिक कैंसिलेशन। ऑटोमेटिक कैंसिल कब हो जाएगा? जिस दिन आपकी एक्सपायरी डेट डली है। अगर एक्सपायरी डेट नहीं, एक्सपायरी डेट डली है मान लो 10 साल के बाद, तो ऑटोमेटिक होगा। लेकिन अगर सरकार जब चाहे तब कैंसिल कर सकती है तो इसे क्या कहेंगे? नॉन ऑटोमेटिक। तो कोई बंदा इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट का लाइसेंस ले रखा है, बड़ा चौड़ा होकर घूमता है कि यार मैंने तो 5 साल के लिए लाइसेंस ले लिया, लेकिन एक सरकार क्या कहती है? नॉन ऑटोमेटिक है ये, हम जब चाहे तेरा लाइसेंस खत्म कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकली सोचो कि हमें, वैसे एक्सपोर्ट का एग्जांपल है, नहीं लेना चाहिए, बट चलो, चलो जब एक्सपोर्ट पढ़ेंगे तब लेंगे इस एग्जाम्पल रिलेटेड टू ऑटोमेटिक। चलो ऑटोमेटिक से संबंधित है तो ले लेते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे देश में सूखा पड़ गया। क्या पड़ गया? सूखा, अकाल पड़ गया, अनाज की पैदावार बहुत कम हुई है और हमारे देश में इतने सारे लोग हैं खाने वाले,
और चिन्मय के पास एक्सपोर्ट का लाइसेंस है। चिन्मय क्या कर रहा है, सबसे माल इकट्ठा कर करके थोड़ा इससे ऐसे करके और बाहर भेज रहा है, धंधा कर रहे हैं। तो अगर ये दाने बाहर भेज देगा तो हम क्या खाएंगे यार यहाँ पर। तो सरकार क्या करती है, बैन कर देती है। बैन करेगी मतलब इनका लाइसेंस को कैंसिल कर देगी। बात समझ में आ रही है। ये बोलेगा मेरे पास लाइसेंस है सर, मैं 5 साल कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंस है, तो इसे रद्द कर सकते हैं। तो ठीक इंपोर्ट के केस में भी ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक दो तरह के होते हैं। तो नॉन ऑटोमेटिक ही लाइसेंस दिए जाते हैं ताकि सरकार अपने हाथ में पावर रखती है कि जब चाहेंगे हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, ताकि आप इंपोर्ट पे इंपोर्ट करे जा रहे हो तो अगर हम आपको थामना चाहें, रोकना चाहें, तो हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। इसे कहते हैं नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंस और प्रोहिबिशंस। कुछ चाहिए तो लिख लेते हैं इसमें। किधर गया, लिखो कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस ऑफ इंपोर्ट गुड्स only specific people with license can import। जैसे आर्म्स एंड एनिमेशन का था, तो ईरान से आप माल मंगा रहे हो तो उन्होंने कैंसिल कर रखा है अभी सरकार ने। ईरान से आर्म्स एंड एम्यूनिशन, आर्म्स एम्यूनिशन समझते हैं क्या, अपने यही बन जाते हैं, वहां से क्यों मंगाते हो। नहीं, यहाँ पे बनते देसी कट्टे। आर्म्स एम्यूनिशन समझते हो, बंदूक, गोला बारूद, पिचकारी। ठीक है, ये ऐसी पिचकारी होती है जिसमें कलर सामने वाले को पहुंचने के बाद निकलता है, लाल कलर। वेरी गुड। आर्म्स एंड एम्यूनिशन, पटाखे। ठीक है, तो जो उसका लाइसेंस है ईरान से मंगाने का, ये कैंसिल कर रखा है अभी सरकार ने। ये एग्जाम्पल लिख के लाए थे जी हम। अभी लाइसेंस दो तरह के होते हैं जी, एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है नॉन ऑटोमेटिक। नॉन ऑटोमेटिक क्या होगा, कैंसिलेशन will happen, cancellation will happen automatically as license expires। जैसे ही लाइसेंस एक्सपायर होगा ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाएगा। और ऑटोमेटिक, अरे मैंने उल्टा लिख दिया क्या, तो मैं इसको सीधा कर दूं। अरे यार, चलो, तो नॉन ऑटोमेटिक में लिखो गवर्नमेंट में कैंसिल एनी टाइम। लाइसेंस एनी टाइम। नेक्स्ट मेजर लिखो, फाइनेंशियल मेजर्स। नंबर 4, फाइनेंशियल मेजर। फाइनेंशियल मेजर में क्या करते हैं ये लोग, ये चालाकी खेलते हैं, चालाकी। फाइनेंशियल मेजर का मतलब है, सीधी सी बात है, आप माल इंपोर्ट करोगे या आप कोई मशीन इंपोर्ट करते हो। चलो लिख लो पहले। उल्टा हो गया, सीधा कर दिया भैया। उल्टा हो गया, उल्टी हो गई, उल्टी सीधी कर दी। अगर आपको हो जाए उल्टी तो आप क्या करो, उसको कर दो सीधी। तुम लिख नहीं रहे हो तनिष्क, चेक करो आके। तो चलो आ रहा हूं, जूते पहन लो, मेरे जूते भी खुल गए। चलो, फाइनेंशियल मेजर्स ये कहता है कि यार ये माउस का ढक्कन था क्या, नहीं था ना पहले से।
अरे ये जैसे गिरा ना, इसका सेल निकल के भागा, तो सेल कैसे भागा अगर था तो? नहीं था ना? हाँ नहीं था। तुमने कुछ नहीं देखा, तुम जान के बोल रहे हो ऐसा। अगर होता तो यहाँ नहीं होता। ये क्या है? नहीं है, नहीं है। चलो अच्छा सुनो, सुनो, मैं नीचे क्यों उतरा था? अच्छा मैं तेरे पास आ रहा था। देखो प्राइसिंग नहीं, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल क्या लिखा है? मसाज मेजर, फाइनेंशियल मेजर क्या लिखा है? फाइनेंशियल, हेलो, फाइनेंशियल मेजर। तो फाइनेंशियल मेजर के अंदर क्या है भाई, कि जैसे सरकार ना होशियारी दिखाती है, जैसे आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है तो आपको क्या चाहिए? इंपोर्ट करने के लिए पैसा देना पड़ेगा। माल बुलाओगे तो पैसा देना पड़ेगा। पैसा कौन सी करेंसी में देना पड़ेगा? फॉरेन करेंसी में देना पड़ेगा। अब फॉरेन करेंसी सरकार बोलेगी हम तुमको देंगे ही नहीं। पकड़ लो पूछ। तो आप ले पाओगे क्या? नहीं। तो सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा देती है फॉरेन करेंसी के ऊपर। मतलब इधर से नहीं तो दूसरी साइड से कान पकड़ रही है। सरकार बोल रही है कि अच्छा ठीक है कि फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट बाजार में अभी चल रहा है 85 रुपए, उदाहरण के तौर पे हम तुमको देंगे 95 रुपए में। $1 तुम्हें मिलेगा 95 में, बोलो चाहिए? इनडायरेक्टली टैक्स ही वसूल कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, बस नाम टैरिफ नहीं है पर होशियारी तो बराबर है। अगर आपको खुजली है तो मंगाओ, और जब आप मंगाओगे तो माल अपने आप महंगा, आप यहां पर कॉस्टली बेचोगे। कॉस्टली बेचोगे तो फिर क्या होगा? हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को दिक्कत नहीं आएगी। तो सरकार ये भी, हेलो, तो सरकार ये भी, सरकार इस तरह का भी वो कर सकती है। यस, ठीक है। इसको फाइनेंशियल समझ में आया क्या? थोड़ा सा लिख दो इसको। देखो, हाँ देखो चला, देखो रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्जन, रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्जन और एक्सचेंज या फिर एक होशियारी और दिखाते हैं लोग। क्या होशियारी दिखाते हैं? कि कीप सम एडवांस डिपॉजिट विद कंट्री, इंडिया लिख देता हूं, विद इंडिया, टू डिस्करेज इंपोर्ट। और ज्यादा ये, इसका एग्जांपल मैं दे दे रहा हूं आपको, न्यूज प्रिंट, ये तो मेरा देखा हुआ है, न्यूज प्रिंट इंपोर्ट। आपको पता है न्यूज़पेपर जिस कागज पे छपते हैं ना, ये कागज अपने यहाँ नहीं बनता। ये न्यूज़पेपर नहीं आता, ये खर्रा सा कागज नहीं आता, पतला सा, मतलब बहुत पतला ऐसा तो ये पेपर इंपोर्ट कर, मतलब हम लोग मंगाते हैं। तो हम लोग डीएनए की उसमें थे, किसमें थे? ऑडिट पर थे। डीएनए नाम सुना है आपने? डेली न्यूज एंड एनालिसिस। इधर इधर बहुत, इधर नहीं चलता, मुंबई में बहुत ज्यादा वो न्यूज़पेपर चलता है। तो उसकी, और इधर भी चलता है क्या डीएनए? नहीं चलता। तो डीएनए उस तो हम उसकी ना वो करने गए थे, क्या करने गए थे? ऑडिट में हम उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करने गए थे, स्टॉक का। तो जब स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन करने गए तो ये बड़े बड़े रोल्स होते हैं, बहुत बड़े रोल्स होते हैं, आपसे भी बड़े, मेरे से भी इतने इतने बड़े ऊंचे ऊंचे, और इतना सारा वो रोल रहता है। तो वो रोल को मशीनों से उठा के ऐसे फिक्स करते हैं। तो वो रोल्स जब मंगाए जाते हैं ना, तो दो दो तीन तीन महीने का पहले एडवांस अपन को फंसा के रखना पड़ता है पैसा, तब जाके माल आता है। तो अपना बहुत सारा पैसा उधर फंस जाता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत लिमिट में माल मंगाते हैं, जितना चाहिए होता है उतना मंगाते हैं। या फिर वो इस तरह के बिजनेस से दूर हो जाते हैं, क्योंकि भाई इतने से तो पैसे हैं, अगर ये सारे एडवांस रख दिए तो धंधा कैसे करेंगे? तो तीन तीन महीने बाद तो वहां लाएगा। तो सरकार क्या करती है कि इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए इस तरह के नियम भी लेके आती है। उदाहरण इसका न्यूज प्रिंट वाला, ये तो मेरे को मालूम है।
ठीक है, बाकी भगवान जाने बहुत सारे प्रोडक्ट होते होंगे तो लोग छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं, कहते हैं छोड़ना है इम्पोर्ट इधर का इधर ही कर लेते हैं। यस, या फिर वो क्या करती हैं, सरकार वही खेल खेलती हैं कि भाई अगर आपको करना है इम्पोर्ट तो सरकार क्या करेगी, आपको डॉलर देगी, यानी कि फॉरेन करेंसी, जो फॉरेन एक्सचेंज होगा, फॉरेक्स, जो फॉरेन एक्सचेंज होगा उसको हायर रेट्स पर देगी और बदमाशी से आपके साथ खेल खेलेगी। इसको क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल मेजर। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल। ओके है क्या? यस। नेक्स्ट लिख लो, लास्ट लास्ट ऑफ द डे है तो, और अभी लिखो मेजर्स अफेक्टिंग कंपटीशन, मेजर्स अफेक्टिंग कंपटीशन। यहां पे सरकार क्या करती है, सरकार एक संस्था बनाती है, जैसे सरकार ने पाम ऑयल के लिए क्या बना रखा है, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सरकार क्या करती है, पाम ऑयल इंपोर्ट करती है ना, इंपोर्ट क्या करती है, पाम ऑयल, पाम ऑयल को इंपोर्ट करती है सरकार। तो या चावल या गेहूं, गेहूं, व्हीट मतलब क्या होता है, व्हीट मतलब गेहूं बोलते, क्या बोलते आप, क्या बोलते हो उसको, गेहूं, ठीक है, व्हीट। मान लो इंपोर्ट कर रही है पाम ऑयल या फिर व्हीट, तो सरकार खुद इंपोर्ट करेगी, किसी और को करने ही नहीं देगी, यानी कि मोनोपोली है इसमें। अच्छा, मोनोपोली वर्ड अपन ने सुना है, मोनोपोली सुना है क्या? मोनोपोली का मतलब क्या होता है, सिंगल सेलर है, लेकिन यहां पर क्या है, सिंगल बायर है, तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोस्पोनी बोलते हैं शायद, मोनोस्पोनी, मोनोसोनी, चेक करूं क्या? चलो, तो ये सिंगल बायर है, तो सरकार क्या कर रही है, सारा का सारा तेल खुद खरीद रही है, और खुद खरीदने के बाद क्या करती है, प्राइस को इंक्रीज करती है, और उसके बाद इंडियंस को या इंडियन प्रोड्यूस जो भी उसका धंधा करना चाहता है, इंडियन कंज्यूमर्स को ये सेल कर देती है, यानी कि ये यहां पर कंट्रोल कर रही है। भाई सारा का सारा माल आप ही ने खरीदा है और सारा का सारा माल आप ही बेच रहे हो, तो जाहिर सी बात है प्राइस आप तय करोगे, तो प्राइस को क्या है कि कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। आपसे अनुरोध है कि आप ये 5 पॉइंट तक एक बार घर से गो थ्रू कर आए, पेज नंबर 9.23 यानी कि उसी के आगे है, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे रोक रहे हैं, आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे कल। कल हम कोशिश करेंगे कि ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, नॉन टेक्निकल मेजर्स और टेक्निकल मेजर्स, ठीक है बॉस। चलो, जय श्री कृष्णा, ऐश करो। अरे बताओ ना, इसमें सच में नहीं था ना पहले से, तुम देखे थे?